हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए साइंस का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है जंतुओं में तंत्रिकीय समन्वयन प्रतिवर्ती क्रिया। तो क्या होता है तंत्रिकीय समन्वयन? तो जब तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा किसी जीव की समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है या समन्वित किया जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम लोग कह देते हैं क्या? तंत्रिकीय समन्वयन। ये ज़्यादातर प्रतिवर्ती क्रियाओं के द्वारा क्या की जा सकती है? नियंत्रित की जाती है या प्रदर्शित की जा सकती है प्रतिवर्ती क्रियाओं के द्वारा। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका के द्वारा ये होता है। तो तंत्रिका कोशिका के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तंत्रिका कोशिका जो होती है ये 1.5 मीटर से 2 मीटर तक लंबी होती है। ये मुख्यतः 3 भागों में बटी होती है। आपको पता होगा कि तंत्रिका कोशिका जो होती है वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका या सबसे लंबी कोशिका के अंतर्गत आती है। क्लियर है? क्या कहेंगे? सबसे लंबी कोशिका जो होती है शरीर की तंत्रिका कोशिका होती है। कितनी होती? तो 1.5 मीटर से 2 मीटर तक लगभग लंबी होती है। इसके जो 3 भाग होते हैं कौन कौन से? एक होता है कोशिकाएं, एक होती है वृश्चिकाएं, फिर होती है तंत्रिकाक्ष। क्या होता है? कोशिकाएं, वृश्चिकाएं और तंत्रिकाक्ष। देखने में इसकी जो कुछ संरचना लगती है कुछ इस प्रकार से लगती है। इसमें जो देखिए बाहर की तरफ जो लगी होती हैं उनको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो बाहर का जो शाखाएं हैं वो जो अंदर जहाँ से शुरू होकर के वो होती हैं, बाइफरकेट होती हैं, बाहर की तरफ बढ़ती हैं, उनको बोलते हैं डेंड्रॉन। बीच में होता है इसका न्यूक्लियस, जिसको हम लोग केंद्रक के नाम से भी जानते हैं। फिर ये जहाँ से एक शाखा के रूप में निरूपित होती रहती है उनको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, फिर इनके ऊपर एक शीथ लगी होती है, एक कवच लगा होता है एक्सॉन के ऊपर, जिसको हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो माइलिन शीथ के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। नीचे की तरफ क्या होती है? इनमें पेशी संरचनाएं लगी होती है। नीचे देखिए क्या है? पेशी संरचना लगी होती है नीचे की तरफ तंत्रिका कोशिका के भीतर। क्लियर है? तो ये क्या होता है? इसका संरचना होती है। ठीक है, फिर क्या आ जाता है आपका तंत्रिका तंत्र जो होता है वो किससे बना होता है? तो आपको पता है तंत्रिका तंत्र जो होता है तंत्रिका कोशिकाओं के सम्मेलन से बना होता है। तंत्रिका कोशिकाएं जब दो से अधिक मिल जाती हैं उसके फलस्वरूप एक तंत्र का निर्माण करती है, जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं या नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से तंत्रिका कोशिका को हम लोग न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? फिर आ जाता है आपका क्या? तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से भाग है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में बांट सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें प्रतिवर्ती क्रियाएं आ जाती। क्या होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं? तो कह सकते हैं कि वे समस्त जैविक प्रक्रियाएं जो क्या करती हैं अचानक घटित हो जाती हैं शरीर के भीतर और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा क्या की सकती हैं? नियंत्रित की सकती हैं। उनको हम लोग कहते हैं क्या? प्रतिवर्ती क्रियाएं या रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर है? तो क्या है प्रतिवर्ती क्रियाएं? तो वे क्रियाएं जो अचानक हो जाती हैं तथा स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नियंत्रित कर ली जाती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर है? ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? ऐच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाएं, दूसरी होती है अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाएं। ऐच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जो इच्छा के अनुसार होती हैं। अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाएं वे होती हैं जो इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, यानी वो स्वतः ही घटित होती चली जाती, तो उनको हम लोग अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आपको पता होगा छींकना हो गया, खांसना हो गया ना, ये सब चीजें हम लोग के नियंत्रण में नहीं रहती, अनैच्छिक में रहती हैं। ऐच्छिक में जैसे हाथ पैर की मूवमेंट हो गई है ना, यदि हाथ पैर अगर आप गति करवाते हैं तो बिना आपकी इच्छा की गति नहीं करता है ना, तो ऐच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत वो सब आता है। ठीक है, फिर आता है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप में क्या होता है कि इसमें एक छोटी सी प्रोसेस होती है। जैसे जो ग्राही अंग होता है, जैसे त्वचा जो होता है, आपको पता सबसे बढ़िया क्या है? ग्राही अंग है, संवेदी अंग में आ जाता है, जिसमें अगर किसी भी प्रकार का उद्दीपन दे दे, उद्दीपन का मतलब जैसे कोई ताप दे दिया या कोई क्या कहते हैं स्पर्श कर दिया, ठीक है, तो वो सब चीजें क्या हो जाएंगी? उद्दीपन के रूप में यहाँ पर आ जाती है। तो जब उद्दीपन देते हैं तो ध्रुवांश से होता हुआ संवेदी न्यूरॉन जो पूरा पार्ट होता है उसके अंदर जाकर के कोशिका काय तक पहुंचता है। ठीक है, उद्दीपन आपका। फिर ये जो होता है तंत्रिकाक्ष से होता है, तंत्रिकाक्ष तो होता है सूत्र युग्मन के द्वारा वहां तक जाता है। फिर वहां से जाता है कहाँ? समीपी न्यूरॉन, जो उसके पास में न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिका कोशिका होती हैं, वहां तक जाता है। फिर ध्रुवांश से होता हुआ कोशिका काय तक जाता है। यहाँ पर ये प्रेरक न्यूरॉन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे क्या था? संवेदी न्यूरॉन तो नहीं, संवेदना ग्रहण होती, अब ये प्रेरक न्यूरॉन के अंतर्गत जाता है कोशिका काय में। फिर यहाँ से तंत्रिकाक्ष में जाता है, यही तंत्रिकाक्ष होता होगा अपवाहक अंग। अब यहाँ देखिए तंत्रिकाक्ष से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे अपवाहक अंग फिर से इसको तंत्रिकाक्ष की तरफ भेज देता है। लेकिन अपवाहक अंग इसको क्या करते हैं? आवेग के रूप में भी क्या करते हैं? निरूपित कर देते हैं, आगे की तरफ भेज देते हैं। ठीक, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको हम लोग प्रतिवर्ती चाप के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये उसका समझ लीजिए एक रेखा चित्र होता है प्रतिवर्ती चाप को प्रदर्शित करने का। क्लियर? फिर आता है प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण, यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं उनके क्या क्या उदाहरण है। जैसे भी मैंने बताया था कि कुछ क्रियाएं होती हैं शरीर के अंदर जो अचानक होती हैं
और जिन पर क्या हो जाता है कि उनका जो अगर नियंत्रण करना हो तो स्पाइनल कॉर्ड इसको क्या कर सकता है, नियंत्रित करता है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हम लोग देखते हैं, जैसे खांसना एवं छींकना। खांसने की प्रक्रिया हो गई, छींकने की प्रक्रिया, इसको हम लोग चाह करके भी रोक नहीं सकते जल्दी से, है ना। तो ये सब क्या हो जाती है कि आपकी प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंतर्गत आती है। फिर कह रहा है नेत्र प्रतिक्षेप क्रिया। नेत्र प्रतिक्षेप यानी पलकों का झपकना, जो पलक होती हैं वो जो झपकती हैं आपकी, तो वो क्या होता है कि वो भी प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंतर्गत आता है, यानी रिफ्लेक्स एक्शन के अंतर्गत ही ये आती हैं। फिर होता है लार स्रावन। लार होता है जैसे किसी चीज को देखा आपने, खाने वाला कोई चीज देखा, ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि लार का स्रावन मुंह में अपने आप होने लगा है ना, तो वो क्या हो जाता है आपका, वो भी आता है किसके अंदर, प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंदर, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन के अंतर्गत। उबासी आना, उबासी जमाई वगैरह जब आती रहती है ना, तो ये भी सब जल्दी नियंत्रित नहीं होती। अगर शुरू हो गई आना एक बार तो आके ही रहती है ना, तो इसका मतलब क्या रहता है कि वो आपके नियंत्रण में नहीं है, ठीक है। तो जो जो भी जैविक क्रिया नियंत्रण में नहीं है ज्यादातर किसमें जाती है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंतर्गत आती है। क्लियर है। वो भी कौन सी, तो अनैच्छिक वाली में चली आएगा ना। तो ये समझ सकते हैं क्या, प्रतिवर्ती क्रियाओं के जो उदाहरण थे कौन कौन से थे, खांसना एवं छींकना, नेत्र प्रतिक्षेप क्रिया, लार स्रावन और उबासी आना। क्लियर है। फिर आता है अनुकंपी तंत्र एक होता है और एक होता है परानुकंपी तंत्र। जो तंत्रिका तंत्र के पार्ट्स को अगर हम और भी देखें तो क्या होता है, एक अनुकंपी तंत्र होता है और एक होता है परानुकंपी तंत्र। अनुकंपी तंत्र के कुछ कार्य हैं, जैसे आंख की पुतली को फैलाता है। ये जो आंख के अंदर पुतली होती है वो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब प्रकाश, कम प्रकाश में आप कोई चीज का, मान लीजिए कोई चीज पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, तो कम प्रकाश में जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, पुतलियां बढ़ती हैं, है ना। अधिक प्रकाश में पढ़ते तो वो हो जाती है, सिंक्रोनाइज हो जाती है, सिकुड़ जाती है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि आंख की पुतली को फैलाता है, जबकि परानुकंपी तंत्र क्या करता है, आंख की पुतली को क्या कर देता है, सिकुड़ता है। अब देखिए इसको हम लोग कंपैरेटिव अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाए, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे अनुकंपी तंत्र और परानुकंपी तंत्र का, है ना। तो इसको देखिए, इसमें मैंने बताया क्या, आंख की पुतली को फैलाता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्र जो होता है। परानुकंपी तंत्र जो होता है आंख की पुतली को सिकोड़ता है, ठीक है। फिर कह रहा है अनुकंपी जो तंत्र है वो क्या करता है, अश्रु स्त्रावण प्रेरित करता है। जो आंख से आंसू आते हैं उन आंसुओं को निकलने के लिए जो प्रेरित करता है वो कौन करता है, तो आपका अनुकंपी तंत्र करता है। अश्रु स्रावण को रोकता कौन है, तो ये आपका कौन, परानुकंपी तंत्र करता है। वो अश्रु स्रावण को रोक लेता है ना, अश्रु स्रावण की प्रक्रिया को नहीं होने देता है। फिर आता है लार स्रावण को कम करता है कौन, अनुकंपी तंत्र। फिर परानुकंपी तंत्र क्या कहता है, लार स्रावण को बढ़ाता है, यानी जस्ट उसका क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है ना, वो बढ़ाता है परानुकंपी, और अनुकंपी क्या करता है, कम करता है। फिर ब्लड प्रेशर यानी बीपी को बढ़ाता है कौन, अनुकंपी तंत्र। अनुकंपी तंत्र क्या करेगा, जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या करता है, बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो आपको पता है, रुधिर जो होता है धमनियों के भीतर एक दाब डालता है, उनकी जो धमनियों की वॉल्स होती है उस पर एक दाब डालता है, उन्हीं दाब को कहते हैं क्या हम लोग, रुधिर दाब। यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है कौन, तो आपका अनुकंपी तंत्र। परानुकंपी तंत्र क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कम कर देता है, यानी रुधिर दाब को जो कम करने का कार्य कर रहा है कौन कर रहा है, परानुकंपी तंत्र कर रहा है। क्लियर है। तो ये आज मैंने आपको क्या किया, तंत्रिकी समन्वय से संबंधित कुछ चीजों के बारे में बताया, जिसमें से आपका तंत्रिका कोशिका के बारे में जानकारी थी थोड़ी सी। फिर आपका कोशिका काय बताया, इसके जो भाग होते हैं ना, वृक्षकाएं बताई, तंत्रिकाज बताया, इसकी छोटी सी संरचना आपको बना के दिखाई तंत्रिका तंत्र की, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है बताया, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, ऐच्छिक और अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रिया। फिर प्रतिवर्ती चाप के बारे में रेखा चित्र के द्वारा बताया, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण आपको बताया, अनुकंपी तंत्र और परानुकंपी तंत्र में एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया, ठीक है। तो आज हम आपके लिए एक टॉपिक लाए थे साइंस का, जंतुओं में तंत्रिकीय समन्वय प्रतिवर्ती क्रिया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।